स्टूडेंट्स, आज आपकी वर्कशीट नंबर 37 है जो सोशल साइंस बुक आपकी है भूगोल, चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। चैप्टर नेम में ही आपका डेट है आज आपकी 29/9/2020, क्लास 9th। आज जो हम वर्कशीट बेटा पढ़ने जा रहे हैं आपकी चैप्टर 5 से संबंधित है। चलिए बेटा देखते हैं हम। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। तो जो बेटा हमारा देश है वर्ल्ड के जो 12 जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी वाले जो देश हैं उनमें से एक है। हमारे लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश में 10वें स्थान पर है और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। हमारे देश में बेटे लगभग 47,000 के विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। 47,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। इतने प्रकार के पेड़ पौधे हमारे देश में पाए जाते हैं, जिसके कारण वर्ल्ड में हम कौन से नंबर पे हैं? 10वें नंबर पर है। और एशिया महाद्वीप में हम कौन से नंबर पे हैं बेटा? 4थे नंबर पर हैं। भारत में लगभग 15,000 प्रजातियों के फूलों के पौधे हैं, जो विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। अब देखिए बेटा 15,000 प्रकार के फूल की प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती है, जो विश्व के फूलों का 6% है। कहने को विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व का 6% फ्लावर तो हमारे भारत में अकेले ही होता है। लगभग 15,000 प्रकार की फूल हमारे भारत में होते हैं, फ्लावर्स। भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे कि फर्न, शैवाल, जिनको एल्गी भी कहते हैं, तथा कवक या इनको फंजाई भी पाए जाते हैं। तो भारत में बहुत से ऐसे भी हैं जो जिनमें कोई फूल नहीं आते, और वो जैसे हैं आपके फर्न हैं, शैवाल हैं, एल्गी हैं और फंजाई हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। तो बेटा एक बात हमने ये भी सीखी कि भारत में 90,000 प्रकार के जातियों के जानवर पाए जाते हैं, और विभिन्न प्रकार की मीठे पानी की मछलियाँ और खारे समुद्र की मछलियाँ भी पाई जाती हैं। तो बहुत बड़ी संख्या है भारत में बेटा इन विभिन्न प्रकार के जानवरों की, पेड़ पौधों की अगर बात करें तो कितने 47,000 प्रकार के पेड़ पौधे भारत में पाए जाते हैं। 15,000 प्रकार के आपके फ्लावर्स अर्थात फूल पाए जाते हैं भारत में। तो बहुत बड़ी संख्या हमारे भारत में इनकी है। आगे देखते हैं बेटा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है बेटा। आपका आंसर भी है, ये एक प्रश्न का आपके नीचे प्रश्न है तो उसका आंसर भी है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। तो बेटा प्राकृतिक वनस्पति, आपने घने जंगल देखे होंगे, क्या वहाँ पर मनुष्य जाकर वो जंगल है क्या वहाँ पर मनुष्य लगा कर आता है? नहीं, वो प्राकृतिक रूप से हजारों सालों से वो अपने आप ही उग रहे हैं और वहाँ पर हैं। तो मनुष्य का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात मनुष्य की उसमें कोई भी रोल नहीं रहता उन जंगलों को लगाने में, उन वनस्पतियों को लगाने में। तो प्राकृतिक या अभी आप देखेंगे बहुत सारी वनस्पति जो अपने आप ही उग जाती है, तो क्या उसके अंदर योगदान रहता है? नहीं। तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो और लंबे समय तक उस पर कोई मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। और इसी को एक अन्य नाम से जाना जाता है, अक्षित वनस्पति के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे देखते हैं बेटा। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। अब बेटा जो हमारे भारत में जो वनस्पति उगती है, जो पेड़ पौधे उगते हैं, उसे देसी वनस्पति कह दिया। और जो वनस्पति भारत से बाहर
भारत से बाहर से लाई गई है अथवा आई है, उन्हें विदेशी वनस्पति कहते हैं। आजकल बेटा हम अपने घरों में देखते हैं, हम अपने विभिन्न प्रकार के विदेशी पौधों को लगाते हैं। वो हमारे भारत की नहीं है, वो विदेशी हैं, वो विदेश से लाए गए हैं और वो उनको हम अपने घरों की शोभा बढ़ाने के लिए लगाते हैं। उदाहरण के लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लें बेटा, हम देखते हैं यूफोरबिया है, आपका चाइना पाम है और विभिन्न प्रकार के बेटा इस प्रकार के पौधे हैं जो बाहर से लाए गए हैं और हम अपने घरों में भी उनको लगाते हैं। और अपने देसी पौधों की बात कर लें बेटा, नीम है, आपके हैं नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है या विभिन्न प्रकार के भी जो पेड़ पौधे हैं, पीपल है, ये सहतूत है, ये सब हमारे देश के क्या है, देसी पौधे हो गए। किसी क्षेत्र या समय काल विशेष के पौधे, किसी क्षेत्र या समय विशेष के पौधों को फ्लोरा, पादप जात और वन्य प्राणियों को प्राणी जात या फौना कहते हैं। तो बेटा जो पेड़ पौधे हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। पेड़ पौधों से संबंधित बातों को हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। और जो प्राणी हैं, जीव जंतु है, उनको हम क्या कहते हैं, फौना। तो क्वेश्चन होता है फ्लोरा और फौना। फ्लोरा हो गया, क्या हो गया बेटा, फ्लोरा पेड़ पौधों, और फौना, फौना क्या हो गया बेटा, आपका जीव जंतु से संबंधित हो गया। नेक्स्ट बेटा आपका देखते हैं हम वनस्पति तथा वन्य प्राणी में विविधता के कारण। आप बेटा एक बात आपने नोट किया होगा कि वर्ल्ड में जो भी ये आपके वनस्पति या पेड़ पौधे पाए जाते हैं, क्या सभी जगह एक जैसे पाए जाते हैं? अगर आपका उत्तर होगा नहीं, तो बेटा सभी जगह एक जैसे नहीं पाए जाते। तो क्या कारण है कि सभी जगह एक जैसे पेड़ पौधे नहीं पाए जाते? तो चलिए देखते हैं। हम उदाहरण के लिए भारत में ले लें बेटा, भारत में अगर हम राजस्थान में ले लें, गुजरात में ले लें, तो क्या जितनी वनस्पति आपकी मैदानी भागों में है, क्या उतनी अच्छी वनस्पति आपकी रेगिस्तानी भागों में है? नहीं। आप देखेंगे कि वहाँ पर क्या है, रेगिस्तानी या मरुस्थलीय भागों में आप देखेंगे वहाँ की मिट्टी क्या है, अनउपजाऊ है, वर्षा कम होती है ना बेटा, और पथरीली है, रेतीली है वहाँ की मिट्टी। तो जिसके कारण क्या है, वहाँ पर पेड़ पौधे भी कम उगते हैं और उगते भी हैं तो कटीली झाड़ियाँ या कंटीले पेड़ पौधे ही वहाँ पर उगते हैं। तो चलिए बेटा कुछ कारण पढ़ते हैं कि क्या कारण है कि वर्ल्ड में जो है वनस्पति सभी जगह एक जैसी नहीं पाई जाती। तो बेटा पहला पॉइंट है वनस्पति था वन्य प्राणियों में विविधता। विविधता का मतलब अंतर, जो इतना अंतर क्यों है कि सभी जगह एक जैसे पेड़ पौधे। आप पहाड़ों में चले जाएंगे बेटा, पर्वतीय क्षेत्रों में आपको लंबे लंबे पेड़ पौधे, लंबे लंबे पेड़ दिखाई देंगे शंकुआकार के, और आप मैदानी भागों में आ जाएंगे तो आपको शंकुआकार के पेड़ पौधे नहीं दिखाई देंगे। तो बेटा पहला पॉइंट है आपका धरातल। धरातल का मतलब क्या हो गया, जमीन। जो ज़मीन है वो क्या सभी जगह की ज़मीन एक जैसी है, भूमि एक जैसी है? नहीं। तो आप देखते हैं बेटा पहला पॉइंट है इस धरातल के अंदर, पहला पॉइंट है भूभाग। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भाग पर प्राय कृषि की जाती है, जबकि ऊबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान होते हैं। आपने देखा होगा कि बेटा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सब भाग कैसे हैं, मैदानी भाग हैं और यहाँ की मिट्टी कैसी है, उपजाऊ। तो यहाँ पर खेती की जाती है। लेकिन जो ऊबड़ खाबड़ हैं, असमतल मैदान है, आप पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाइए, वहाँ पर आप देखेंगे, आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में चले जाइए, आसाम चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, त्रिपुरा चले जाइए बेटा, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पर आप देखेंगे घने जंगल मिलते हैं क्योंकि यहाँ की ज़मीन कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है, पर्वतीय है। और आप हमारी जो है आपकी नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे तो आपको क्या है, ज़मीन उपजाऊ है और जो है वहाँ पर क्या है, खेती करी जाती है मैदानी भागों पर। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा मिट्टी। हम सभी जानते हैं मृदा को हम क्या बोलते हैं बेटा, मिट्टी। तो सभी हम जानते हैं क्या पूरे भारत की मिट्टी एक जैसी है? नहीं। जब मिट्टी एक जैसी नहीं होगी तो वनस्पति भी अलग अलग होगी। हम उदाहरण के लिए हम राजस्थान को ले लें और पंजाब को ले लें। पंजाब का अधिकांश भाग मैदानी है, मिट्टी उपजाऊ है, तो वहाँ पर क्या है, खेती होती है। और आप राजस्थान में चले जाएंगे, जो मिट्टी कैसी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, अर्थात वहाँ पर क्या होगा, खेती भी नहीं होगी और पेड़ पौधे भी ना के बराबर होंगे, और जो होंगे भी वो झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ होंगी। मरुस्थल की
मृदा में कंटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। बेटा देखिए, जो मरुस्थलीय वन है, मरुस्थलीय मिट्टी है, वहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ मिलती हैं, और नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र है, वहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन कैसे हैं बेटा? ये जो नदी का डेल्टा अर्थात निचला जो क्षेत्र होता है, उपजाऊ जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं और वे काफ़ी मजबूत पौधे होते हैं। पर्वत के ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, वहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं। आप पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएंगे बेटा, यहाँ पर आप जाएंगे, आप हिमाचल प्रदेश जाइए, आप उत्तराखंड जाइए, आप जम्मू कश्मीर जाएंगे, आप नॉर्थ ईस्ट के राज्य में जाएंगे, तो वहाँ पर देखेंगे जो पर्वतों की ढलानों पर जो मिट्टी की गहराई है, तो वहाँ पर शंकु आकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका, जलवायु भी क्या है, वनस्पति और पेड़ पौधों को प्रभावित करती है। तो जलवायु में देखते हैं बेटा तापमान में बेटा पहला पॉइंट है जलवायु में पहला पॉइंट है बेटा तापमान। तो बेटा तापमान भी देखेंगे हम, पहाड़ी क्षेत्र में बेटा तापमान अलग है, मैदानी क्षेत्रों में अलग है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापमान अलग है। तो ये भी जो बातें हैं, ये भी क्या करती हैं, वनस्पति और पेड़ पौधे, वनस्पति तथा जीव जंतुओं को क्या करती हैं, ये प्रभावित करती हैं, अर्थात अलग अलग सभी जगह पाई जाती हैं। तो बेटा देखते हैं, वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। तापमान का अत्यधिक कम होना या अत्यधिक बढ़ना प्राय वनस्पति के लिए प्रतिकूल होता है। अगर हम ये भी देखें कि बेटा वनस्पति क्या है, जो तापमान है अत्यधिक गर्म है या अत्यधिक कम है, तो इसके कारण भी वनस्पति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो बेटा हमने 2 पॉइंट पढ़ लिया। पहला क्या पॉइंट पढ़ा हमने, धरातल, जो ज़मीन है, ज़मीन धरातल में हमने 2 भाग पढ़ा, भूभाग और मृदा अर्थात मिट्टी। अगर भूभाग ज़मीन जो है उबड़ खाबड़ है, तो वहाँ पर जंगल तथा घास के मैदान होंगे, और अगर मैदानी भाग है तो वहाँ पर कृषि अर्थात खेती की जाती है। मृदा, अगर मिट्टी बालुई है अर्थात रेतीली है, तो वहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ होंगी। और नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र है अर्थात नदियों का जो निचला भाग है, वहाँ पर क्या है, मैंग्रोव वन पाए जाएंगे। और पर्वत की ढलानों पर जो गहरी मिट्टी है, वहाँ पर शंकु आकार के पेड़ पौधे पाए जाएंगे। जलवायु में हमने पढ़ा बेटा पहला पॉइंट तापमान अगर अत्यधिक गर्म है या अत्यधिक ठंडा है, तो इसका भी प्रतिकूल प्रभाव वनस्पति पर पड़ता है। सेकंड पॉइंट बेटा हम देखते हैं, सूर्य का प्रकाश। किसी स्थान पर सूर्य का प्रकाश समय, वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई व ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक मिलने पर वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं। तो बेटा हम ये भी देखते हैं, अगर सूर्य का प्रकाश सही डायरेक्शन में अर्थात वहाँ की ऊंचाई और समुद्र तल से ऊंचाई व ऋतु पर भी निर्भर करता है। तो सूर्य का प्रकाश भी वनस्पति को बढ़ने में क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, जलवायु में हमने 3rd पॉइंट पढ़ा बेटा, वर्षण से क्या तात्पर्य है, वर्षा से। आप सभी जानते हैं, अगर जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होगी, तो आपको पता है बेटा, जब वर्षा कम होगी तो वहाँ पर क्या है, ना तो कृषि हो पाएगी और ना ही वहाँ पर वनस्पति उगेगी। तो हम जानते हैं कि हमारे भारत में राजस्थान या महाराष्ट्र और गुजरात जैसे क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, तो इन क्षेत्रों में जो है वनस्पति भी कम पाई जाती है, और जो मिलती भी है वो कंटीली झाड़ियों के रूप में मिलती है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हम जानते हैं बेटा, जैसे हम देखें हमारा मेघालय देखें, मिज़ोरम देखें, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में वर्षा अधिक होती है, मेघालय में अधिक होती है, तो यहाँ पर क्या है, वनस्पति भी अधिक पाई जाएगी। किसके मुकाबले में, जहाँ पर वर्षा कम होती है। तो ये बेटा थी आज की आपकी वर्कशीट। अब हम कुछ इनकी प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न कुछ, और आप इनको लिखेंगे। बेटा पहला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो बेटा अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि भारत में 47,000 प्रकार के पेड़ पौधे और 15,000 प्रकार की फूल की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं।
तो आप इसका प्रश्न आप ऊपर से देखकर लिख भी सकते हैं। यह है आपका पहले का उत्तर, पहले प्रश्न का उत्तर आपका ये रहा, आप यहाँ से लिख लीजिए। सेकंड प्रश्न है बेटा आपका, वनस्पति से आप क्या समझते हैं? अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखिए। तो बेटा वनस्पति से क्या तात्पर्य है? वनस्पति से बेटा तात्पर्य ये है कि जिस पर क्या है मनुष्य जो अपने आप ही प्राकृतिक सहायता से अपने आप ही उग जाते हैं, जिस पर मनुष्य का कोई रोल नहीं रहता है, अर्थात मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप ही उग जाते हैं और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं रहता, उसे ही प्राकृतिक वनस्पति ही कहते हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर बेटा आपका यहाँ से स्टार्ट होता है और आप यहाँ तक इसको लिखेंगे। आप इसमें अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पेड़ पौधे के नाम लिखिए। आप इसको आप अपने आप लिखेंगे। अक्षित वनस्पति भी किसे कहते हैं? अक्षित वनस्पति भी इसी को ही कहते हैं जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप ही उग जाए और लंबे समय तक मनुष्य का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, उसे ही अक्षित वनस्पति कहते हैं। तो आप इसका भी उत्तर आप यहाँ से ही लिखेंगे। अक्षित वनस्पति, इसे अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो और लंबे समय तक उस पर मनुष्य का कोई प्रभाव ना पड़े, इसे ही अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। थर्ड प्रश्न बेटा देखते हैं हम आपका, यह आपके द्वारा गमलों में उगाए गए पौधों से किस प्रकार भिन्न है? बेटा हम जानते हैं कि जो वनस्पति है वह प्राकृतिक वनस्पति है, जो वो अपने आप ही उग जाती है, उस पर मनुष्य कोई भूमिका नहीं निभाता, अर्थात मनुष्य की सहायता के बिना ही वह उग जाते हैं, तो उसे ही अक्षित वनस्पति कहते हैं। और हम आपके द्वारा अब बेटा जो हम गमलों में उगाते हैं उस पर अर्थात हमारी सहायता के बिना वो गमलों में कोई पौधा नहीं लग सकता, तो गमलों में लगाए गए पौधों में मनुष्य की सहायता लगती है और अक्षित वनस्पति में मनुष्य की सहायता के बगैर ही वे उग जाते हैं, उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। और गमलों में हमारा प्रभाव पड़ता है, अगर हम उसकी देख रेख नहीं करेंगे, गमलों में पानी खाद नहीं डालेंगे तो वह पौधा सूख जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे तीसरे प्रश्न को। किन्हीं दो देशज और विदेशी वनस्पति के नाम लिखे। बेटा दो देसी पौधों के नाम आप लिख सकते हैं, नीम, पीपल, सैतूत, आम, कोई भी दो पौधों के नाम लिख दीजिए। विदेशी में आप लिख दीजिए बेटा चाइना पाम हो गया, यूफोरबिया हो गया आपका। और अन्य पौधे आप देख कर लिखिए जो आपके घर में भी लगाए जाते हैं। डफिन है एक पौधा। नेक्स्ट देखते हैं, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण क्या है? तो हम देखते हैं बेटा सभी जगह जो वनस्पति एक जैसी नहीं है और जीव जंतु भी एक जैसे नहीं पाए जाते हैं, तो क्या कारण है कि सभी जगह एक जैसे क्यों नहीं पाए जाते हैं? तो इसका बेटा आपको आंसर यहाँ से लिखना है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण क्या है बेटा? धरातल का पहला पॉइंट है भूभाग और मृदा। सेकंड पॉइंट है बेटा जलवायु में पहला पॉइंट है आपका तापमान और सूर्य का प्रकाश और वर्षा। ये जो कारण है ये वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण है। तो ये बेटा आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई और आप सभी को इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में नोटबुक में लिखकर आपको ग्रुप पर सेंड करना है। धन्यवाद।